हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं श्वसन के बारे में, जिसमें दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि जो श्वसन होता है उसका मतलब क्या होता है और साथ ही श्वसन से संबंधित जो विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उन्हीं को दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो श्वसन है यह दोस्तों एक प्रकार का बिल्कुल भी क्रिया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये समझ कर रखते हैं कि सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को श्वसन कहा जाता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल भी सत्य नहीं है। जो भी बच्चे अपने मन में ये भावना पाल रखे हैं कि सांस लेना और जो छोड़ना जो प्रक्रिया है वह श्वसन कहलाता है, तो दोस्तों यह मानना आप लोग का गलत है, क्योंकि आपका जो श्वसन है दोस्तों यह बिल्कुल भी एक क्रिया से संबंधित नहीं है। क्योंकि दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया में बहुत प्रकार की दोस्तों क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं और इन समस्त क्रियाओं का जो समूह है वही आपके श्वसन के रूप में जाना जाता है। इसीलिए श्वसन को दोस्तों प्रक्रम के रूप में हम लोग जानते हैं। इसे हम लोग प्रक्रम के रूप में इसलिए जानते हैं क्योंकि आपने पिछले वीडियो के माध्यम से ये जान पाया कि वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। और आपने ये भी समझ पाया है कि जो पोषण है यह दोस्तों जैव प्रक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि दोस्तों पोषण की सहायता से आपके इस संसार के समस्त कुछ जितने सारे सजीव प्राणी है वो अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। इसी पोषण से दोस्तों उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, चाहे वो सजीव प्राणी आपका एक कोशिकीय हो, चाहे वो बहुकोशिकीय हो, चाहे जिसके पास मुख हो या ना हो, सबके लिए पोषण आवश्यक होता है, जिससे दोस्तों वो करते हैं कि वो उस पोषण से ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो आपने ये समझ पाया कि पोषण में भी क्या होती है, केवल एक ही प्रकार की क्रिया सम्मिलित नहीं होती, क्योंकि दोस्तों पोषण के संपादन में बहुत प्रकार की क्रियाएं संपादित रहती हैं। इसीलिए पोषण क्या होता है, पोषण प्रक्रम के अंतर्गत आता है। बस आप इतना समझना ना कि जिस प्रक्रम की सहायता से जीव अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखते हैं वही प्रक्रम क्या कहलाता है, वही प्रक्रम आपके जैव प्रक्रम के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपके जीवों के अनुरक्षण को संपादित करने में जो आपका पोषण है ये भी दोस्तों अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक उसी प्रकार से आपके सजीव प्राणियों के अनुरक्षण को निरंतर जारी रखने के लिए निरंतर दोस्तों इनकी जो निरंतरता है उसको कायम बनाए रखने में जो आपका श्वसन है वो भी अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपके सजीव प्राणियों के जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले कुछ जितने सारे प्रक्रम है, अगर इन प्रक्रमों में से दोस्तों कोई भी अगर प्रक्रम अगर ना हो तो उस स्थिति में जो आपके सजीव प्राणी है वो अपने जीवन के अस्तित्व को बिल्कुल भी कायम नहीं रख सकते हैं। अर्थात तो उस स्थिति में उस जीव प्राणी का दोस्तों क्या हो सकता है, उस जीव प्राणी का मृत्यु हो सकता है। तो आपके सजीव प्राणी के अनुरक्षण के कार्य के संपादन के लिए केवल पोषण ही आवश्यक नहीं होता, बल्कि पोषण के साथ और भी ऐसे प्रक्रम होते हैं जो कि इनके जीवन के संपादन के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दोस्तों रखते हैं। और उन्हीं प्रक्रमों में दोस्तों आपके पोषण के बाद जो अगला प्रक्रम है वो आता है श्वसन, जो कि दोस्तों बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान जीवों के अनुरक्षण के कार्य के संपादन में रखता है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जब आप सांस ले रहे हैं तो सांस लेने के क्रम में आप क्या कर रहे हैं, सांस लेने के क्रम में आप वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद सांस छोड़ने के क्रम में आप अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कर रहे हैं। केवल आप इसमें एक ही प्रकार का क्रिया कर रहे हैं, सांस लेना यानी कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना है और सांस छोड़ना यानी कि शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करना, यानी दो प्रकार का क्रिया हो रहा है, एक लेने वाला और एक छोड़ने वाला। जबकि आपका जो श्वसन है इसमें दोस्तों जो क्रिया होता है वो केवल एक या दो प्रकार का नहीं होता बल्कि बहुत प्रकार का होता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से यह जान पाया था कि आपके इस संसार के जो सजीव प्राणी होते हैं वह अपने जीवन के अस्तित्व को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए भोजन पर आश्रित होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी सजीव प्राणी को भोजन ना मिले तो वो उससे क्या करेगा, उससे वो अपना पोषण नहीं प्राप्त करेगा। और जब पोषण नहीं प्राप्त करेगा तो उस स्थिति में उसकी जो दोस्तों क्रियाएं होंगे शरीर में होने वाली वो बिल्कुल भी संपादित नहीं हो पाएंगे, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई सजीव प्राणी भोजन को ग्रहण करता है और भोजन को ग्रहण करके जब उसका पाचन कर लेता है तो उसे ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों इनको ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो डायरेक्टली नहीं होती, बल्कि इनका जो ऊर्जा का जो प्राप्ति है दोस्तों उससे करने में एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के बाद ही दोस्तों इन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए आपने जाना था ना
आपने जाना था पाचन की क्रिया में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ये जाना था कि सबसे पहले जो सजीव प्राणी होते हैं जिसके पास मुख हो या ना हो वो तो क्या करेंगे, अंतःग्रहण करेंगे भैया, ये तो पता है, अंतःग्रहण क्या करेंगे भाई, वो करेंगे, ठीक। और दूसरा दोस्तों है आपका पाचन, तो यहाँ पर हम लोग पाचन लिख लेंगे। और तीसरा आपका होता है अवशोषण, तीसरा क्या होता है, अवशोषण। और उसके बाद जो चौथा है दोस्तों वो आपका होता है स्वांगीकरण। और जो दोस्तों आपका पांचवा है वो होता है निष्क्रमण, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप लोग क्या देख सकते हैं, इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि जो आपका अंतर्ग्रहण है इसका मतलब होता है सजीव प्राणियों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, यानी जब सजीव प्राणी भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन को ग्रहण करने की जो क्रिया है वही आपके अंतर्ग्रहण के रूप में जानी जाती है। दूसरा है पाचन, जब दोस्तों सजीव प्राणी भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो उनके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का पाचन होता है। जब दोस्तों भोजन का पाचन होता है तो उस स्थिति में भोजन के जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वही दोस्तों आपके शरीर में पचते हैं, जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वही, और जो दोस्तों अनुपयोगी होते हैं उसका बिल्कुल भी आपके शरीर में पाचन नहीं होता, यानी वो बिल्कुल भी दोस्तों आपके शरीर में नहीं पचते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि भोजन के रूप में दोस्तों जो आप पदार्थ अपने शरीर में दोस्तों लेकर आते हैं तो सारे के सारे पदार्थों का बिल्कुल भी पाचन नहीं होता, क्योंकि दोस्तों उस पदार्थ में कुछ ऐसे भी दोस्तों आपके अवयव होते हैं जो कि आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी आपके लाभदायक नहीं होते हैं, आपके लिए दोस्तों वो नुकसानदायक होते हैं, इसीलिए उन पदार्थों को वर्ज्य कहा जाता है, जिसे दोस्तों बड़ी आंत की सहायता से आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनका बिल्कुल भी आपके शरीर में पाचन नहीं हो पाता, ठीक है। जो पदार्थ आपके शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, जो आपके शारीरिक रख रखाव में सहायता करते हैं, जिससे आपके शरीर का वृद्धि और विकास होता है, उसी पदार्थ का दोस्तों आपके शरीर में पाचन होता है। तो देखिए जिस पदार्थ का आपके शरीर में पाचन हो जाता है तो उसी पाचित पदार्थ का दोस्तों अब क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण का मतलब ये हुआ कि पाचित पदार्थ का आपके शरीर के रक्त में मिलने की प्रक्रिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण के रूप में जानते हैं। देखिए मैंने आप लोग को बताया था मनुष्य के पाचन तंत्र में कि दोस्तों आपके पाचन की जो अंतिम क्रिया है वो छोटी आंत के इलियम में संपादित होती है, ठीक, यानी छोटी आंत का जो तीसरा भाग है इलियम, उसी में दोस्तों पाचन की जो क्रिया है वो संपूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने उसमें जाना होगा कि जब दोस्तों आपके छोटी आंत की इलियम में पाचन की क्रिया संपादित होती है तो उस स्थिति में जो पाचित भोजन है वो इलियम के बिलाई द्वारा क्या होता है, वो इलियम के बिलाई द्वारा अवशोषित हो जाता है। अवशोषण के उपरांत जो भोजन है दोस्तों वो आपके बिलाई के रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में मिल जाते हैं और उसके बाद रुधिर संचार की सहायता से वो आपके शरीर के विभिन्न भागों में दोस्तों वो प्रवाहित हो जाते हैं। तो आपने दोस्तों इस तरीके से समझ पाया कि अवशोषण के क्रम में क्या होता है कि जो आपका पाचित भोजन है वो आपके शरीर के जो रक्त होते हैं उसमें दोस्तों मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो फिर दोस्तों क्या होता है कि इसी पाचित भोजन का जो उपयोग है वो आपके शारीरिक रख रखाव के लिए किया जाता है, शारीरिक वृद्धि के लिए किया जाता है, नए नए कोशिकाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। तो उसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो उसी क्रिया को दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वांगीकरण बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए जब आपके पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है तो उस स्थिति में जो आपके भोजन के जटिल अवयव होते हैं, जो भोजन के जटिल अवयव होते हैं यह दोस्तों सरल अवयव में क्या होते हैं, यह सरल अवयव में विखंडित हो जाते हैं। जैसे कि आपके दोस्तों ग्लूकोज हो गया, आपका वसा हो गया, या दोस्तों अमीनो अम्ल हो गया। अधिकतर दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो बात करेंगे हम लोग किस रूप में, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज यानी पाचन क्रिया के संपादन के फलस्वरूप आपका जो जटिल भोजन है यह दोस्तों सरल अवयव ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। और यही जो ग्लूकोज है दोस्तों वो क्या करता है कि आपके रुधिर संचार की सहायता से आपके पूरे शरीर में दोस्तों यह फैल जाता है, अर्थात आपके शरीर के विभिन्न भागों में यह चला जाता है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखो कि ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज है वो दोस्तों आपके रुधिर कोशिकाओं यानी रुधिर के जो कोशिकाएं होते हैं इसमें दोस्तों क्या होता है, यह चला जाता है। और आप सभी को पता है कि जो कोशिकाएं होते हैं उसमें दोस्तों आपका क्या रहता है, उन कोशिकाओं में दोस्तों आपके कुछ रचनाएं रहते हैं और उन्हीं रचनाओं में दोस्तों एक रचना आता है कौन सा, तो एक दोस्तों जो रचना है वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। हो सकता है अगर यहाँ पर नहीं दिखे तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो दोस्तों जो आप ये माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं ये कहाँ रहता है, तो यह दोस्तों कोशिका द्रव में यह उपस्थित रहता है, जो कि दोस्तों एक प्रकार का क्या है, यह दोस्तों एक प्रकार का कोशिका अंग है। तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो आपका ग्लूकोज है यह दोस्तों क्या होता है, यह उपस्थित रहता है, ठीक। जब इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उस स्थिति में जो दोस्तों आपका ग्लूकोज है वो जानते हैं वो दोस्तों क्या होता है कि एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और उस क्रम में क्या होता है कि ऊर्जा प्राप्त होता है। लिखेंगे क्या चीज, प्लस ऊर्जा। मैंने क्या बताया, मैंने आप लोग को ये बताया कि सबसे पहले आपने भोजन को ग्रहण किया, उसके बाद भोजन का पाचन हुआ, फिर जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण हुआ। अवशोषण के क्रम में आप लोगों ने ये जाना था कि जो आपके अवशोषित भोजन होते हैं वो आपके रुधिर कोशिकाओं की सहायता से रुधिर संचार द्वारा आपके शरीर के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं, ठीक। तो दोस्तों जब ये आपके रुधिर कोशिकाओं में रुधिर की सहायता से विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं तो यह दोस्तों जो आपका रक्त होता है ना, तो उस रक्त के जो कोशिका होते हैं उसी में दोस्तों यह उपस्थित हो जाता है, और ये उपस्थित होता है अपने किस रूप में, तो ग्लूकोज के रूप में। जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के क्रम में आप कौन सा दोस्तों हवा लेते हैं, तो आप लेते हैं ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन आपके ग्लूकोज के साथ क्या होता है, जब ग्लूकोज के साथ संयोग करता है तो उस स्थिति में जो ग्लूकोज है उसका दोस्तों ऑक्सीकरण हो जाता है। जब ऑक्सीकरण होता है तब दोस्तों क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में यह परिवर्तित हो जाता है और साथ ही ऊर्जा मुक्त होती है। और यही जो दोस्तों ऊर्जा है वो जानते हैं किस रूप में संचित रहती है, तो यह दोस्तों एटीपी के रूप में संचित रहती है। कहाँ, तो यह दोस्तों संचित रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके कोशिका में जो दोस्तों आपका कोशिकांग ये आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यही दोस्तों क्या है, यही एक प्रकार का ऊर्जा का घर है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होते हैं, आपके एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि दोस्तों ग्लूकोज को वियोजित कर खंडित कर उसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और जब दोस्तों ऊर्जा मुक्त होती है तो ये जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। किस रूप में, एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। और जब आपके शरीर में कोशिकाओं का विकास होता है, शरीर में जो वृद्धि होती है, तो उनके लिए दोस्तों जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो होती है एटीपी के कारण ही। यानी एटीपी से ही जो कोशिकाएं होती हैं वो अपनी ऊर्जा की क्या करती हैं, वो अपनी ऊर्जा की पूर्ति करती रहती है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा ही दोस्तों प्रोसेस रहता है जो मैं आप लोगों को बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तब जाकर क्या होता है, तब जाकर आपके श्वसन की जो क्रिया है यह दोस्तों पूर्ण हो पाती है। तो इतने क्रिया दोस्तों आपके हो जाते हैं तभी क्या होता है, तभी आपके श्वसन की क्रिया का संपादन होता है। तो ऐसा नहीं कि सांस लेना और छोड़ना क्या है, श्वसन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया, देखिए बताया जा रहा है वह प्रक्रम जिसके द्वारा सभी सजीव प्राणी अपने शरीर की अन्य सभी उपापचय गतिविधियों को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे श्वसन कहते हैं, ठीक। श्वसन क्रिया को निम्न समीकरण से दर्शाया जाता है जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पर कर बताया। ग्लूकोज आपसे बोल रहा है कि जो आपने भोजन ग्रहण किया है उसका जब पाचन हो चुका है तो उसी दोस्तों भोजन का जो सरल रूप है वो ग्लूकोज के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जब दोस्तों आपने सांस लेने के क्रम में ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो इसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया है। और ये जो एंजाइम है यह रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि दोस्तों ये आपके ऊर्जा घर के रूप में जाना जाता है। और यहीं पर दोस्तों जो ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक मात्रा में विमुक्त होती है, क्योंकि आपका जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है इसका दोस्तों पूर्णतः इसका ऑक्सीकरण हो पाता है। ऑक्सीकरण पूर्णतः करने का मतलब कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में जब टूट जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण हुआ है और अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी जो कि एटीपी के रूप में क्या होती है, संचित होती है, जो कि मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग ये समझ कर रखना कि श्वसन बिल्कुल भी एक क्रिया नहीं है। लिखवाए भी है
श्वसन की प्रक्रिया एक नहीं है, बल्कि बृहद रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इतना प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, आपके शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब ऐसा नहीं कि हमने भोजन को खाया और भोजन का पाचन हुआ और उसके बाद हमें ऊर्जा मिल गई, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता। जब तक दोस्तों आपके शरीर में ऑक्सीजन का संयोग नहीं होगा, यानी ऑक्सीजन नहीं आएगा, तब तक दोस्तों आपके शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो सकता, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है। दूसरा नंबर में है, यह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर CO2 और जल देता है। जैव रासायनिक क्रिया कहने का मतलब ये जो क्रिया है यह केवल जीवित कोशिकाओं में ही होती है। तो देखिए, जीवित कोशिका कहने का मतलब कि जीव द्रव्य, और ये जो जीव द्रव्य होते हैं वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। क्योंकि ये सारे जो क्रिया है आपके वो किसके लिए प्रयुक्त होंगे, तो यह सजीव प्राणियों के लिए प्रयुक्त होंगे। तो जो सजीव प्राणी की कोशिकाएं होंगी वो तो जीवित होंगी, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैव रासायनिक क्रिया। और साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ पर जैव इसलिए कहा गया है क्योंकि दोस्तों ये जो क्रिया है वो एंजाइम की सहायता से हो रहा है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रहता है। ठीक, आगे है, देख सकते हैं इसी ऊर्जा का उपयोग जीव अपने कार्यों के लिए करता है। अगला 3 नंबर में, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। मैंने बताया ना कोशिकाओं में होता है, क्योंकि जब आपका भोजन पच जाता है और जब भोजन का अवशोषण हो जाता है तो अवशोषण के बाद जो आपका भोजन है वो रक्त संचार के द्वारा आपके जब शरीर में दोस्तों विभिन्न भागों में जब वितरित हो जाते हैं तो ये कोशिकाओं में क्या होते हैं, ये दोस्तों कोशिकाओं में ही वितरित होते हैं। और इसी कोशिका में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर दोस्तों आपके ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इसीलिए ये जो आपका श्वसन है इसे हम लोग कोशिकीय श्वसन के रूप में भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण कोशिका में ही होता है। अगला है, इस क्रिया के निष्पादन में एंजाइम की सहभागिता होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एंजाइम लिखकर आप लोग को बताया। अगला है, इसमें श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों ही परिस्थितियों में संभव है। तो दोस्तों देखिए, जो आपके श्वसन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है। लेकिन दोस्तों जब आपका ऑक्सीजन रहेगा तो उस स्थिति में ऊर्जा अधिक मात्रा में क्या होगा, ऊर्जा अधिक मात्रा में विमुक्त होगा। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उस स्थिति में जो ऊर्जा है वो बिल्कुल भी अधिक मात्रा में विमुक्त नहीं होगा। अब मैं बता दूं कि जो बहुकोशिकीय जीव है उनमें दोस्तों जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है। बल्कि यहाँ पर जो आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति देख रहे हैं यह होता है दोस्तों आपके सूक्ष्म जीवों में, जो मतलब काफी जो छोटे जीव होते हैं, जैसे कि आपका ईस्ट हो गया, ऐसे जीवों में क्या होता है, यह दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया अपनाया जाता है। आगे इसमें सांस लेने की क्रिया अंतः श्वसन तथा छोड़ने की क्रिया उछाल श्वसन कहलाती है। जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने क्रम में आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो उस स्थिति में वो जो श्वसन होगा वो आपका कहलाएगा अंतः श्वसन। और जब दोस्तों आप सांस को छोड़ते हैं और सांस छोड़ने के क्रम में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं तो वो जो श्वसन होगा वो आपका कहलाएगा उच्च श्वसन। उच्च श्वसन और अंतः श्वसन क्यों कहेंगे, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है यह दोस्तों आपके सांस लेने से प्राप्त हुआ है। ठीक, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों बाहर निकल पाया है वो आपके सांस छोड़ने से निकल पाया है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों आपको प्राप्त हुआ है वो रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त हुआ है जैव की उपस्थिति में। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे से समझकर रखना, जो कि बिल्कुल भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, यांत्रिक क्रिया नहीं है। छोड़ना और दोस्तों लेना यह यांत्रिक क्रिया हो सकता है, लेकिन जो श्वसन की क्रिया है यह एक प्रकार का रासायनिक क्रिया है जिसको हम लोग जैव क्रिया भी बोलते हैं, जैव रासायनिक क्रिया, इसको इस तरीके से बोलना। एटीपी को समझेंगे कि जो मैंने यहाँ पर एटीपी लाया ना, एटीपी क्या रहता है, तो एटीपी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। तो एटीपी को समझेंगे, एटीपी क्या है। तो देखिए, श्वसन के अंतर्गत बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। मैंने बताया शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, किसको, तो ऑक्सीजन को। ठीक, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन, तो जानते हैं कोशिकीय ईंधन किसको बोलते हैं, ग्लूकोज को बोलते हैं। देखिए मैंने लिखवाया भी है यहाँ पर, एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। अर्थात ग्लूकोज के ऑक्सीकरण हो जाने से एटीपी क्या होता है, निकलकर आता है। ठीक, इस पर देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन के ऑक्सीकरण में करके जैव ऊर्जा यानी एटीपी को ही जैव ऊर्जा कहा जाता है। अगर बात करें इसके फुल नाम का तो होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न CO2 को फिर कोशिकाओं से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो बिल्कुल भी आपके शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। तो जो दोस्तों आपके पदार्थ शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं उसका दोस्तों निष्क्रमण कर दिया जाता है। तो है ना यहाँ पर निष्क्रमण। देखिए ये जो जल बन रहा है जल, तो जो आपका ये जो जल बन रहा है ये आपके शरीर के कोशिकाओं के लिए जितना दोस्तों जल की आवश्यकता होगी उतना ही जल आपके शरीर में रह जाएगा। बाकी शेष जो जल होगा यह दोस्तों आपके निष्क्रमण यानी उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपकी कोशिकाएं होते हैं उन्हें अब जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग समझते हैं एटीपी से संबंधित विशेषताएं। ठीक है, देखिए एटीपी समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। अर्थात जब दोस्तों आपके ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के हो जाने से एटीपी का उत्पादन होता है, तो इसी एटीपी से जो ऊर्जा विमुक्त होता है यही ऊर्जा आपके संपूर्ण शरीर में वितरित होती है, जिससे कि आपको ऊर्जा का एहसास होता है। इसीलिए एटीपी को समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहा जाता है, क्योंकि आपके शरीर के सभी अंगों में क्या होता है, यह प्रवाहित हो जाता है। अगला है एटीपी का उत्पादन जैव कोशिकाओं में ही होता है, इसलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं, यानी जीवित कोशिकाओं में। ठीक, आगे है एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, जो कि मैंने आप लोग को बताया। आगे देख सकते हैं इसमें है कहीं रहे जो मैंने आप लोगों को समझा दिया, अगर उसको अच्छे से समझ गए तो जो मैंने लिखा है ना इसमें कोई जान नहीं है, बस समझने की खेल है। इसमें कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित अर्थात उत्पन्न ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। तो देख सकते हैं कोशिकीय श्वसन यानी जो श्वसन कोशिका में हो रही है उससे जो ऊर्जा निकल रही है वो तुरंत ही क्या होती है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है, अर्थात यह दोस्तों हमें क्या करता है, हमें ऊष्मा की प्राप्ति कराता है। आगे है श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। जब श्वसन का प्रक्रम होता है तो उस स्थिति में यह आपका डायरेक्टली एटीपी नहीं बनता, बल्कि वो सबसे पहले एडीपी बनता है। क्या बनता है, एडीपी। तो एडीपी का मतलब हुआ एडेनोसाइन ट्राई नहीं डाइफास्फेट, ट्राई की जगह लिखेंगे डाइफास्फेट। और जो आपकी एडेनोसाइन जो आपके डाइफास्फेट है यह दोस्तों अकार्बनिक फास्फेट से संयोग कर यह दोस्तों क्या होता है, यह आपका लगभग एटीपी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी एडेनोसाइन ट्राइफास्फेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसी अणु से क्या होता है कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जब इसका दोस्तों वियोजन होता है, तब विखंडन होता है तब। तो ये था आपका दोस्तों श्वसन से संबंधित कुछ आपके विशेषताएं, और साथ ही जो एटीपी है उसका जो मतलब है वो क्या होता है, इसे दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो अगर आप लोग इतना सब कुछ समझ के रखोगे तो अभी आपका जो श्वसन वाला चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। तो देखिए आप लोग ध्यान रखना कि जब तक दोस्तों श्वसन की क्रिया नहीं होगी तब तक आपके शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए जो श्वसन है आपका वो आपके जैव प्रक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और साथ ही आप देख रहे हैं कि आपके संपूर्ण शरीर में जो ऊर्जा का दोस्तों वो आपका जो वाहन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो परिवहन तंत्र के द्वारा हो रहा है। इसलिए जो परिवहन तंत्र है वो भी जैव प्रक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब देखिए जो आपके शरीर में वर्ज्य पदार्थ बन रहा है, जैसे कि आपका जो पानी है अवशेष रूप में, चाहे जो कार्बन डाइऑक्साइड भी वर्ज्य है, जो आपका दोस्तों जल है आपके शरीर से फालतू ये भी वर्ज्य है, जो आपके अपचित पदार्थ है ये भी वर्ज्य है। तो ये भी क्या है, ये सब के सब आपके शरीर के लिए हानिकारक है। तो इनका क्या होता है, निष्क्रमण, अर्थात इनका उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा इनका दोस्तों निष्कासन हो जा रहा है। तो उत्सर्जन भी क्या है, आपके जैव प्रक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये सारे प्रक्रम दोस्तों आपके उपस्थित होने चाहिए, तब जाकर एक जीव का जो जीवन है उसके संचालन का दोस्तों जो प्रक्रिया है वो जारी रह पाएगी। अन्यथा दोस्तों वो जो जीव है वो अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। ठीक है, तो अगर आप लोग को श्वसन से संबंधित अगर कोई भी दोस्तों अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर मेरे कमेंट में दोस्तों पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, श्वसन से संबंधित जो प्रकार होते हैं उसे अगली वीडियो हम लोग कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।